हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ताकि हम अपने कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन कर पाए। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑफ टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स। दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है और एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 10 है। एक में चार्ज कितना है 12 माइक्रोकूलम और दूसरे में चार्ज कितना है -3 माइक्रोकूलम। फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। अगर दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक है ना, तो दोनों के पास कितना चार्जेस है फाइनली वो बताना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम हमको ये भी बताना है कि ऑल्सो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या है वो बताना है। अच्छा, समझ में आ गया ना। द पॉइंट इज अगर मैं इन दोनों स्पेयर्स को कनेक्ट कर दूं विद ए कंडक्टिंग वायर, राइट, जैसे कि तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो वायर है दिस इज बेसिकली ए कंडक्टिंग वायर, राइट। कंडक्टिंग वायर का मतलब है कि अभी चार्जेस विल हैव द फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन स्पेयर टू द अदर स्पेयर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई विल द चार्जेस मूव? बिकॉज चार्जेस विल मूव until and unless if they don't have a motivation they will not move, and in case of charges the motivation is potential difference. Is that clear? That means अगर मैं दोनों स्पेयर्स को कनेक्ट करूं, ऑब्वियसली दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, एक का पोटेंशियल ज़्यादा होगा दूसरे का पोटेंशियल कम होगा। एंड चार्जेस स्पेशली specifically positive charges will move from a region of higher potential to a region of lower potential जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दैट मीन्स फाइनली हमको ये पिक्चर दिखाई देगा जहां पर दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। देखो यहाँ पर भी v लिखा हुआ है, यहाँ पर भी v लिखा हुआ है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों को मिला के सिस्टम के पास कितना चार्ज है? 12 प्लस -3 9 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो अगर मैं दोनों को कनेक्ट भी कर दूं तो जो भी चार्ज था इन दोनों के बीच ही रहेगा। दैट मीन्स अभी अगर मैं कहता हूं कि इसके पास Q1 डैश चार्ज है और अगर मैं कहता हूं कि इसके पास Q2 डैश चार्ज है, तो दोनों को मिला के टोटल Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना आएगा? 9 माइक्रोकूलम ही आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चार्जेस तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दिस केस, लेकिन चार्जेस अगर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस रेशियो में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट वी नो दैट कि चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता ही नहीं होता Q इक्वल टू CV। हमने बहुत सुना है Q इक्वल टू CV। नाउ इन दिस केस एज बिकॉज बोथ द स्पेयर्स है कनेक्टेड, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये जो V है पोटेंशियल, इसको हम क्या मान सकते हैं? दिस इज बेसिकली सेम, दोनों के लिए पोटेंशियल सेम है। विच मीन्स अभी जो चार्ज Q होगा, ये जो चार्ज Q होगा, दिस चार्ज Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स अभी अगर दोनों स्पेयर्स में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, द चार्जेस विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। दैट मीन्स Q1 dash by Q2 dash, Q1 dash by Q2 dash should be equal to C1 by C2। C1 C2 कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर 4 pi epsilon naught R होता है, तो R1 by R2 बचेगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे Q1 डैश का वैल्यू निकालना है, तो Q1 डैश विल बी इक्वल टू R1 by R1 plus R2 ऑफ द टोटल चार्ज। ये लिख के रखा है R1 by R1 plus R2 ऑफ द टोटल चार्ज। क्या होगा देखते हैं। R1 का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर्स। पहले वाले का 5 सेंटीमीटर्स था, मैंने याद रखा है। दूसरे वाले का R1 plus R2 कितना होगा? 5 plus 10 ऑफ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? दैट इज 9 माइक्रोकूलम। इज दैट क्लियर? दैट इज 5 3s are 15, 3 3s are 9, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा? दैट इज 3 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज बचेगा। बचेगा मतलब पहले स्पेयर में यहाँ पर कितना चार्ज होगा? इन दिस केस दैट इज 3 माइक्रोकूलम। बात समझ आ रहा है? अच्छा, अगर यहाँ पर 3 है तो Q2 डैश के पास कितना होगा? टोटल मिला के तो 9 होना है, तो यहाँ पर कितना होगा? 6 माइक्रोकूलम। इज दैट क्लियर? या ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला Q2 डैश निकालने का एक फॉर्मूला क्या है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं? R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ऑफ द टोटल चार्ज, उससे भी यही आएगा 6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हमको चार्जेस पता चल गया। अभी अगर हमको चार्जेस पता चल गया तो नेक्स्ट हमको ये निकालना है कि व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना। V हो गया कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझो कि अभी हम दोनों स्पेयर्स एक बार एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम दोनों को एक सिंगल कंडक्टर जैसा मान सकते हैं। तो पोटेंशियल V क्या होता है? Q by C होगा। दैट मीन्स टोटल चार्ज, सुने हो ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इज दैट क्लियर? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। टोटल चार्ज तो हमको पता है कितना है, 9 माइक्रोकूलम। माइक्रो कितना होगा? 10⁻⁶। एंड कैपेसिटेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस दैट इज C1
plus C2. This is the capacitance that we can write. Okay, अभी अगर मैंने वैल्यूज पुट कर दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 9 into 10 to the power minus 6 एंड कैपेसिटेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्फेरिकल कैपेसिटर्स, 4 pi epsilon naught R1 और दूसरे वाले के लिए 4 pi epsilon naught R2. तो लेट अस से 4 pi epsilon naught कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2. इज दैट क्लियर? चलो इसको वैल्यू पुट करते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9. इज दैट क्लियर? ऊपर और कौन बचा हुआ है 9 into 10 to the power minus 6 और नीचे क्या देखो, नीचे R1 plus R2, राइट? दैट इज 5 plus 10 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स into 10 to the power minus 2. उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं दैट इज 5.4 into 10 to the power 5 volt. ठीक है, ये एक्चुअली कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा है ताकि हम थोड़ा टाइम बचा पाए. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्पेयर्स. आई होप सो तुमको ये समझ आया. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, सुनते हैं. एन इंसुलेटेड कंडक्टर इनिशियली फ्री फ्रॉम चार्ज इज चार्ज्ड बाय रिपीटेड कॉन्टैक्ट्स विद द प्लेट. ये एक प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस हमने C1 मान के रखा है और ये एक कंडक्टर है, इसके पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं है. ठीक है ना? अच्छा, repeated contact with a plate which after each contact is replenished to a charge capital Q. मतलब एक बार हम इसको टच कराएंगे, टच कराने से क्या होगा बताओ? टच कराने से फिर से चार्ज फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता. तो यहाँ पर ये बोला है कि Q इज द चार्ज ऑफ द कंडक्टर आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन. पहले ऑपरेशन के बाद प्लेट से इसके पास, इस खाली कंडक्टर के पास कितना चार्ज आता है? Q चार्ज, स्मॉल q चार्ज आता है. तो यहाँ पर कितना बचेगा खुद सोच के देखो, छोटा q चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? Q माइनस Q. लेकिन इस पे फिर से, इस पे जो जितना चार्ज घट गया इस प्लेट में उसको फिर से डाल दिया जाता है, फिर से रिप्लेनिश किया जाता है और इस प्रोसेस को रिपीट एक के बाद एक बार 1 by 1 करते जाते हैं. वी रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन. तो फाइनली ये पूछा है कि इस कंडक्टर के पास, ये दिख रहा है रेड कलर का कंडक्टर, मैक्सिमम कितना चार्ज आएगा. कोई नहीं, मैं अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना. ठीक है, इन दिस केस लेट्स सी दिस. हमने ये मान कर रखा कि ये जो स्पीयर है उसका कैपेसिटेंस कितना है C2 और ये जो प्लेट है उसका कैपेसिटेंस कितना है C1. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अगर मैं इसको इसके साथ टच कराऊँ, स्पीयर को लेके इसके साथ टच कराऊँ तो यहाँ से इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा? Q चार्ज आ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और इसके पास, ध्यान से देखना, इसके पास कितना चार्ज है? इसके पास जो चार्ज है इन दिस केस दैट इज कैपिटल Q, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? दिस कैपिटल चेंज होके Q माइनस Q हो जाएगा बिकॉज इसने Q लॉस कर दिया, राइट? तो ये जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये किस हिसाब से होगा? इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अगेन इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, बिकॉज जस्ट नाउ सिखाया है टच करने के साथ साथ दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम. दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है, सिखाया था Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है. V अगर दोनों के लिए क्या हो गया? सेम. तो चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, विच मीन्स अगर मैं इन दोनों का रेशियो लिखूँ, फर्स्ट ऑपरेशन में मैंने लिख के रखा है पहले से, देखो Q माइनस Q. फर्स्ट ऑपरेशन के बाद प्लेट के पास इतना चार्ज है और स्पीयर के पास Q चार्ज है और ये जो रेशियो होगा इट विल बी इन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस. पहले वाले का इसका कैपेसिटेंस कितना? प्लेट का उसका C1 है एंड स्पीयर का कितना है? C2. ठीक है, और बोला है कि इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, बहुत बार रिपीट किया जाता है. और फाइनली पूछा है कि इस कंडक्टर के पास एट द एंड कितना मैक्सिमम चार्ज इसके पास आ सकता है? मैक्सिमम चार्ज कितना इसके पास आ सकता है? देखो हर बार मैं टच करूंगा ना, हर बार इसके पास कुछ ना कुछ प्लेट से चार्ज आएगा और प्लेट में चार्ज जो घटता है ना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितना चार्ज घटता है उसको फिर से भर दिया जाता है ताकि प्लेट में हमेशा Q चार्ज ही मेंटेन रहे. इज दैट क्लियर? तो एक के बाद एक प्रोसेस किया गया एंड लेट अस सी कि फाइनली इस पेयर के पास जो मैक्सिमम चार्ज आया वो आया QM. मतलब Q का वैल्यू बढ़ के कहाँ तक पहुंचा? QM तक पहुंचा. अभी जब QM तक पहुंच गया, इस वक्त अगर मैं कंडक्टिंग स्पीयर और प्लेट को टच कराऊं, क्या तुमको लगता है चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा. देखो टच करने के साथ साथ पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, राइट? पर चार्जेस और रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज आ चुका है. देयर विल बी नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, हाउएवर द पोटेंशियल विल बी सेम. मतलब सीधा बोलूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बंद हो गया बिकॉज Q का वैल्यू QM तक पहुंच चुका है और इस वक्त इसका जितना पोटेंशियल
हो चुका है V, इस प्लेट का भी उतना ही पोटेंशियल हो चुका है। QM के कारण जितना V पोटेंशियल बन चुका है, इस प्लेट के पास भी वही V पोटेंशियल पहले से ही था, अभी भी है। मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इस यही कारण है कि अभी अगर मैं इस कंडक्टिंग स्फीयर को टच कराऊँ इसके साथ, और चार्जेस का हेरा-फेरी नहीं होगा। ठीक है ना? तो अभी लास्ट केस में मैंने यहाँ पर ये लिख के रखा है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये लिख के रखा है, लेट QM बी द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप। सो इस केस में भी चार्जेस जो है इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास, इस प्लेट के पास भी है, सो इनका जो रेशियो होगा इट विल अगेन बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। दैट मीन्स इन दिस केस मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ कि प्लेट के पास कितना चार्ज है अभी कैपिटल Q, और इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास फाइनली कितना चार्ज है QM, एंड ये जो होगा दैट विल आल्सो बी द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, दैट इज यहाँ पर हम लिख सकते हैं C1/C2। ठीक है ना? हमको QM का वैल्यू पूछा गया है। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। सो 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं, चलो ये इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, देखो C1/C2, C1/C2 दोनों का तो RHS सेम है, तो LHS को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेट करेंगे, ध्यान से देखना, Q माइनस Q डिवाइडेड बाई छोटा q, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल Q बाई QM। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर हम QM निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा इन दिस केस, दैट इज, चलो कैपिटल Q इंटू छोटा q डिवाइडेड बाई कैपिटल Q माइनस छोटा q। That means this is the maximum charge which can be attained by the conductor. Try to understand, एक टाइम आएगा कि इस Q चार्ज का वैल्यू बढ़ के QM तक पहुंचेगा, और उस सिचुएशन में इस कंडक्टिंग स्फीयर का जितना पोटेंशियल है, मैंने V मान के रखा है, प्लेट का भी उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा, या प्लेट का भी उतना पोटेंशियल होगा। दैट इज द रीजन जब हम इन दोनों को टच करेंगे तो और चार्जेस का कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये और एक क्वेश्चन है जिसमें एक कंसेप्ट चाहिए जो मैंने तुमको पहले समझाया था। अगर तुमने नहीं देखा है तो एक बार मैंने कंसेप्ट बिल्डर का एक वीडियो बनाया है, कंसेप्ट बिल्डर ऑन द आइडिया ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ स्पेरिकल एंड कंडक्टिंग शेल्स को लेके मैंने कंसेप्ट बिल्डर बनाया, तो उसमें ये कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार तुमको बता दूंगा आज। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेटालिक शेल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर्स। मतलब ये जो बी है इसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, इस अंदर वाले का है 10 सेंटीमीटर, एंड ए चार्ज ऑफ Q इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम चार्ज, मैं दिखाता हूँ, 20 माइक्रोकूलम चार्ज इन दिस केस अंदर वाले के पास है। ठीक है ना? इनर स्फीयर। फाइंड द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस इफ द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द शेल बाय कंडक्टिंग वायर। दैट मीन्स अगर मैंने कंडक्टिंग वायर के थ्रू इनर शेल को बाहर वाले के साथ कनेक्ट कर दिया तो कितना हीट जनरेट होगा, इस प्रोसेस में ये पूछा गया। तो बिफोर कनेक्टिंग अगर मैं पूछता हूँ, बिफोर कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्ट करने के पहले एक बात बताओ, कनेक्ट करने के पहले सारा चार्जेस कहाँ पर था? सारा चार्जेस अंदर वाले स्पेयर के पास था, तो उसका सेल्फ एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दैट केस, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मैंने मान लिया Q स्क्वायर, और हमको फॉर्मूला याद है ना क्या होता है एक कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, शेल के लिए, दैट इज Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका रेडियस कितना है, राइट? सो दिस इज द what to say, initial energy of the system. Now if I connect the outer shell with the inner sphere, हमने ये सीखा है कि सारा चार्जेस, ये जो Q चार्ज है, ये सारा Q चार्ज खुशी खुशी बाहर की तरफ जाएगा, एंड आउटर सरफेस पे सारा Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, सारा चार्जेस आउटर सरफेस पे आ जाएगा। दैट मीन्स अभी अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर सिस्टम का फाइनल सेल्फ एनर्जी कितना है या एनर्जी कितना है सिस्टम का, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई UF जो होगा दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर, चार्ज तो उतना ही रहा, डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस बार का रेडियस कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, बिकॉज नाउ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए रीजन which is a concentric shell, और उसका रेडियस कितना हो जाएगा, B. So this is the energy in this case. तो यहाँ पर पूछा कि हीट जनरेट कितना हुआ है। देखो ये जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हुआ है, दैट मीन्स दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट मीन्स फाइनली
जो सिस्टम का अरेंजमेंट है दैट इज विल बी ए मच मोर स्टेबल सिस्टम एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सिचुएशन. दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस देन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर जो बी का वैल्यू है वो ज़्यादा और ए का वैल्यू क्या है, कम है. सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज डेफिनेटली मोर देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर हीट पूछा गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हीट पूछा गया है कुछ नहीं करना, जो एनर्जी का गैप आएगा ऑब्वियसली इनिशियल वाला ज़्यादा है, फाइनल वाला कम है, तो हम लोग क्या करते हैं इनिशियल माइनस यू फाइनल करते हैं. ठीक है ना. जो ये जो एनर्जी का गैप आएगा दैट एनर्जी इज बेसिकली रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर दोनों को माइनस करूँगा किसको कॉमन ले सकते हो, देखो क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी बाहर आ जाएगा और 1/a माइनस 1/b आ जाएगा. ठीक है. 1/a माइनस 1/b इसका कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे लिए रखा है और मुझे जितना याद है इसका आंसर आता है 9 जूल्स. ये तुम लोग करके देखना, आना चाहिए 9 जूल्स. बट आई होप सो तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया. ठीक है. सो दिस आर some questions based on the idea of redistribution of charges specifically in case of conducting spheres or shells. ठीक है. इसको अच्छे से देखना. देखो यही क्वेश्चंस है जो तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा. सो बी वेरी केयरफुल. कंसेप्ट बिल्डर वीडियोस देखना ही है. ठीक है. सो लेट्स क्लोज इट फॉर टुडे. टेक केयर.